राष्ट्रवादियों और हिंदुओं की भारी मांग पे एक हिंदू राष्ट्रवादी इकोसिस्टम हम बनाने जा रहे हैं 25, 26, 27 अक्टूबर को राष्ट्रवादियों के महाकुंभ दी जयपुर डायलॉग्स एनुअल समिट 2024 में। इसके लिए रजिस्ट्रेशन ओपन है। रजिस्ट्रेशन आप नीचे जाकर लिंक पे कर सकते हैं, QR स्कैन करके आप हमें सहायता कर सकते हैं, कंट्रीब्यूट कर सकते हैं, और स्पॉन्सरशिप्स के भी ऑप्शन ओपन है। नमस्ते और आप सभी का स्वागत है आज के इस कार्यक्रम में। और आज हम चुनावों का विश्लेषण करेंगे ओंकार चौधरी जी के साथ में। मैं स्वागत कर रहा हूं ओंकार जी का आज के कार्यक्रम में। ओंकार चौधरी जी से हम बातचीत करेंगे हरियाणा के चुनावों की और जम्मू कश्मीर के चुनावों की भी, लेकिन मुख्यतः हरियाणा के चुनावों की। स्वागत है आपका ओंकार जी। बहुत धन्यवाद संजय जी। यद्यपि आपका आकलन गलत हो गया, लेकिन आप बहुत प्रसन्न दिखाई पड़ रहे हैं हरियाणा के इलेक्शंस के बारे में। देखिए, हम 100 बार गलत हों और कोई अच्छा काम हो जाए तो ये खुशी का तो एक पक्ष है ही और पहलू है ही। और जो हम लोगों का आकलन था वो ये था कि साहब, हिस्ट्री नहीं है कि हरियाणा में निरंतरता में कोई तीसरी बार सरकार बना ले। दूसरे पिछले प्रोग्राम में मैंने ये भी कहा था कि ऐसा कोई मुखर होकर के भारतीय जनता पार्टी का मतदाता या कार्यकर्ता या नेता नहीं बता रहे हैं कि भाई ऐसे कौन से बड़े काम हैं जिनकी वजह से तीसरी बार उनकी सरकार बनेगी। लेकिन साहब, यही तो, इसीलिए तो जनता को जनार्दन कहा जाता है। और उन्होंने बताया है कि जो हमारे मन में था वो हम किसी को भी नहीं बता रहे थे। हम कोई शोर नहीं मचा रहे थे, हल्ला गुल्ला नहीं काट रहे थे, यानी वोकल नहीं थे, खामोश थे। और खामोशी के साथ उन्होंने अपना पैगाम सुना दिया। और आज जब ये नतीजा साहब आ गया है और तीसरी बार हरियाणा में निरंतरता में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनने जा रही है केंद्र की तरह, तो आज हम उन तमाम कारणों के बारे में एक्चुअल में सोच सकते हैं कि जिनकी वजह से ये परिणाम आया है। और ऐसा लगता है जिन चीज़ों की चर्चा हम लोग अपने प्रोग्राम में करते रहे हैं, मैं अपने चैनल पर भी और आपके साथ भी, आपको याद होगा, आपके दर्शकों को भी याद होगा, मैंने कुछ घटनाओं का उल्लेख किया था। अब ये हिमाचल में कितना प्रतिशत मुस्लिम हैं? 1.5% भी नहीं होगा, 2% भी नहीं होगा। और जहां ये शिमला के पास संजौली मस्जिद के खिलाफ लोग सड़कों पर उतरे थे, उस संजौली में तो मुश्किल से 200-300 लोग ही होंगे मुस्लिम। लेकिन साहब, आक्रोश देखिए लोगों का, और विरोध के जो सुर सामने आए, और जब तक फैसला नहीं हो गया तब तक उन्होंने हार नहीं मानी, एडमेंट हो गए बिल्कुल। इसी तरह मंडी में, इसी तरह बिलासपुर में, मतलब हमने इस पहाड़ी राज्य में ये मसले पहली बार इतने तीव्र आवेग के साथ सड़कों पर देखे। दूसरी घटना का उल्लेख मैंने किया था जो सूरत में सैयदपुरा में गणपति की प्रतिमा पर पथराव हो गया था, और रात्रि में आधा पौना घंटा के भीतर ही 10,000 हिंदुओं की भीड़ जो है वो आक्रोशित मुद्रा में हमें सड़क पर दिखाई दी थी। सिलीगुड़ी में 2 बार, एक बार फरवरी में और एक बार जब बांग्लादेश में ये क्रूरता हो रही थी हिंदुओं पर, तब वहां पर हिंदुओं की जो अच्छी खासी संख्या सड़कों पर प्रदर्शन करती हुई दिखाई दी थी। कई जगह ऐसा हुआ है। ये सब क्या था? उस समय भी मैंने कहा था कि साहब, हम इनको उस तरीके से इनकी समीक्षा नहीं कर रहे, मीमांसा नहीं कर रहे, या इनके पीछे के छिपे हुए उन तत्वों, कारणों पर नहीं जा रहे हैं, विचार नहीं कर रहे हैं, जिसकी वजह से हिंदुओं में इतना आक्रोश दिखाई दे रहा है। वरना घटनाएं तो पहले भी हुई हैं। पहले तो इस तरीके से लोग इतनी तीव्रता के साथ, इतने आक्रोश के साथ, वेग के साथ सड़कों पर नहीं उतरे थे। 240 पर भारतीय जनता पार्टी और नरेंद्र मोदी का ठहरना, और उसके बाद कुछ घटनाओं का घटना,
और राहुल गांधी ने जिस तरीके से पार्लियामेंट के भीतर खड़े होकर के एक तरीके से गाली गलौची की है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को, और बाहर भी और अमेरिका जाकर के भी जिस तरह की इन्होंने बयानबाजी, और मैं तो कहूँगा कि बदतमीजी शब्द कहना असंसदीय हो जाएगा, लेकिन वो उसी श्रेणी में चीजें थी जो इन्होंने वहां जाकर के भी की हैं। तो हर चीज की साहब एक इंतहा होती है, एक सीमा होती है। आप बहुत लंबे समय तक किसी के प्रति इस तरह के अपमानजनक शब्दों का प्रयोग नहीं कर सकते हैं। और जिनकी 240 सीट आ रही है और जो प्रधानमंत्री बन रहे हैं, जिनकी सरकार बन रही है निरंतरता में तीसरी बार, उनको तो आप कह रहे हैं कि उनकी नैतिक हार हो गई है, और आप तीसरी बार भी जनता के द्वारा रिजेक्ट कर दिए गए। 3 अंकों में भी आप अपनी पार्टी को लेकर के नहीं आए। तो आपकी पार्टी के भीतर से आपके नेतृत्व पर सवाल खड़े ना हो जाएं, इसलिए आप ड्रामा कर रहे हैं, पार्लियामेंट के बाहर भी, पार्लियामेंट के भीतर भी। उनको तो आप अनैतिक बता रहे हैं। और 2004 में 145 सीटों पर मनमोहन सिंह के शपथ ग्रहण को आप नैतिक बता रहे हैं। 2009 में 206 सीटों के साथ शपथ ग्रहण करने वाले मनमोहन सिंह को भी आप नैतिक मान रहे हैं। तो ये सारी चीजें कहीं ना कहीं मतदाताओं के मन में चल रही थी। दूसरे, इन्होंने जिस तरीके से जाट राजनीति को अपने केंद्र में लिया, हुड्डा परिवार को आगे किया, विनेश फोगाट को अपनी पोस्टर गर्ल बना करके जो है पूरे हरियाणा में इन्होंने पोस्टरबाजी की और उनको जो है आगे कर दिया, इसका रिएक्शन हुआ है साहब। एक्शन का हमेशा रिएक्शन होता है, और हरियाणा में तो पक्का होता है। मैं तो 2014-2019 लगातार देख रहा हूं। 2014 में तो चलो फिर भी नरेंद्र मोदी की आंधी थी पूरे देश में, हरियाणा में भी तो उसमें वो दिखाई दिया। फैक्टर भी था ना, वो उस बार तो आपके चौटालाज ने भी बहुत सीटें जीती थी। जी हाँ, 31 के आसपास सीटें जीती थी जी। तो वो चीजें जो हैं वो परिलक्षित हो गई। और इस बार जिस तरीके से कांग्रेस ने ये राजनीति की, ऊपर से तो कहते रहे 36 बिरादरी हमारे साथ है, लेकिन आपके जितने एक्ट थे, जितनी आपकी साजिशें थी, जो अतीत में आपने किया, वो 13 महीने का आंदोलन दिल्ली में करवाया, वहाँ टिकरी बॉर्डर पर भी वो चौधरियों के जो हैं हुक्के गुड़गुड़ाए जा रहे थे, खाप पंचायतों के चौधरी वहाँ बैठे हुए थे। अभी विनेश फोगाट जीत करके आई तो नांदल भवन जो है रोहतक में, वहाँ पर एक पंचायत की उन्होंने सारी खापों की, और वहाँ उसको गोल्ड मेडल दिया, पंचायत की तरफ से गोल्ड मेडल कि तुम कोई बात नहीं, पेरिस से नहीं ला पाई तो हम खापों का ये गोल्ड मेडल तुम्हें दे रहे हैं। मुझे एक और सजेशन है मेरा, खापों को जो है वो भूपेंद्र हुड्डा को बना के चीफ मिनिस्टर की शपथ भी दिला देनी चाहिए। हाँ, वहां कर देना चाहिए। रोहतक में ये काम हो सकता है, इनको कौन रोक सकता है साहब? कोई भी नहीं रोक सकता। तो खापों के मुख्यमंत्री हो जाएंगे, अच्छी बात है, इसमें कोई बुरी बात भी नहीं है। तो ये सब जो चल रहा था, और विनेश को जिस तरीके से शंभू बॉर्डर पर ले गए, फिर उनको टिकट भी दे दिया, बड़े मेहरबान हुए। चलो वो तो किसी तरीके से 5-6 हजार वोटों से जीत गई है, लेकिन कांग्रेस का क्या हुआ? जो जाट पॉलिटिक्स इन्होंने की और खुल करके की, उसकी वजह से कांग्रेस के भीतर भी नाराजगी हुई। ये कुमारी शैलजा भी नाराज होकर के बैठ गई उनके ऊपर जो टिप्पणियां की थी। और कांग्रेस के भीतर जो दूसरे जाट लीडर थे, 2, एक भारतीय जनता पार्टी से वापस आए थे अपने बेटे के साथ, चौधरी वीरेंद्र सिंह, और दूसरे रणदीप सुरजेवाला, वो भी दोनों चुप करके बैठ गए। वो दोनों अपने अपने बेटों के लिए चुनाव प्रचार करते रहे, एक ऊंचाना कला में और एक कैथल में, वो उसके बाहर कहीं गए नहीं। और कुमारी शैलजा कुछ पॉकेट्स में गई, वो भी ऊपर वालों के कहने के बाद, वो भी पूरे हरियाणा में नहीं गई। तो जो शैलजा की नाराजगी है संजय जी, उसका भी असर हुआ है, मतदान में दिखा है। दलितों के, ओबीसी तो चूंकि चीफ मिनिस्टर है इस समय, इन सब के भी बहुत हद तक वोट भारतीय जनता पार्टी को पड़ गए कांग्रेस के बजाय। तो इन सब कारणों को जब हम देखते हैं तो समझ में आता है
कि हरियाणा का जो जनादेश है ये क्यों आया है और इसके पीछे का एक्चुअल में संदेश क्या है। तो ये एक और भी विचित्र बात देखने को आई इसमें, जो हम देख रहे थे, परिणामों का जो विश्लेषण किया मैंने, परिणामों के विश्लेषण से ये पता चलता है कि ये जो तथाकथित जो जाट कंसोलिडेशन है ये भी पूरा नहीं हुआ, क्योंकि ये जो आपका भिवानी वाला जो एरिया है, वो भिवानी वाली एरिया में तो मेजॉरिटी सीट्स जाटों वाली वो भारतीय जनता पार्टी जीती है। और एक मैं आज देख रहा था एनालिसिस कि टोटल 29 सीटें मानी जाती हैं जाट बाहुल्य, जहाँ जाटों की संख्या 25% से अधिक बताई जाती है। उन 29 सीटों में से 18 तो भाजपा ने जीती हैं और 9 केवल जीती हैं कांग्रेस ने और 2 जीती हैं इंडियन नेशनल लोक दल ने। तो ऐसा भी कुछ हुआ क्या कि केवल हुड्डा के फेवर वाले जाट जो थे वही लामबंद हो रहे थे और दूसरे जो थे वो बंसीलाल वाले वो अलग थलग थे? इस तरह का भी कुछ हुआ है? नहीं, देखिए, अलग अलग पॉकेट में अलग अलग जो जाट नेता रहे हैं उनका अपना प्रभाव रहा, उनके परिवारों का भी प्रभाव रहा। किरण चौधरी का भिवानी के तोशाम में, बाजड़ा में, लोहारू में, उनमें अपना असर उनका है। वहाँ भारतीय जनता पार्टी को कामयाबी मिली भी है। लेकिन हमें ये नहीं भूलना चाहिए कि जिन जाट क्षेत्रों का आप उल्लेख कर रहे हैं वहाँ गैर जाट भी बहुत बड़ी संख्या में रहते हैं। तो वो जो गैर जाट हैं वो गैर जाट ही एक्चुअल में अंतर पैदा कर रहे थे इन चुनाव में भी और 2019 में भी, 2014 में भी। तो ये जो गैर जाट हैं उन्होंने एक्चुअल में जाटों के खिलाफ एक एक्ट किया है, इस बार भी किया है। और मोटे तौर पर तो मैं ये कहूँगा कि इस बार जाटों का भी एक हिस्सा भारतीय जनता पार्टी को मिला है 2014 की तरह। 2019 में नहीं मिला था, लेकिन इस बार मिला है। पर अधिकांश जाट जो हैं वो अभी भी भूपेंद्र सिंह हुड्डा और कांग्रेस के पास गए हैं। अगर ऐसा ना होता तो भारतीय जनता पार्टी के 2 टॉलेस्ट जाट लीडर नहीं हारते। कैप्टन अभिमन्यु नारनौंद से फिर हार गए और ओम प्रकाश धनखड़ फिर से आपके उससे बेरी से या कौन सी सीट से लड़ रहे, बादली से वहां नहीं हारते वो। ये दोनों नेता हारे हैं। इसका मतलब ये है कि भारतीय जनता पार्टी को जाटों ने उतनी बड़ी संख्या में वोट नहीं दिए हैं। हालांकि मैं देख रहा था आंकड़े, इसके बावजूद कैप्टन अभिमन्यु को भी 72,000 वोट मिले हैं हारने के बावजूद, और ओम प्रकाश धनखड़ को भी काफ़ी वोट मिले हैं, उनका भी हार जीत का अंतर कोई बहुत बड़ा नहीं है। तो कहने का आशय ये है कि जाट अभी भी उतनी संख्या में भारतीय जनता पार्टी के साथ नहीं है। इसके बावजूद अगर तीसरी बार भी भारतीय जनता पार्टी को ही हरियाणा का जनादेश मिला है तो अब जरा जाटों को भी गहराई से मंथन करना चाहिए, आत्ममंथन करना चाहिए कि उनके स्तर पर जो हो रहा है वो ठीक है या गलत है। और एक वो जाटों का किसानों का बहुत बड़ा लीडर बन रहा था गुरनाम सिंह चढ़ूनी 1170 वोट आए उसके तो 1170 वोट, और वो मनोहर लाल खट्टर को बैठ करके रोज गालियां देते थे, धमकी देते थे, ये कर देंगे और वो कर देंगे, और देखो उनकी क्या हालत हुई है। इनका वही हाल हुआ है जो राकेश टिकैत का हुआ था। राकेश टिकैत को फिर भी 9,000 वोट मिल गई थी खतौली से जब विधानसभा का चुनाव लड़े थे, और अमरोहा से जब लोकसभा का चुनाव लड़े थे तो भी इतनी ही मिली थी। तो जमानत फिर भी जब्त हुई थी, इनकी भी जमानत जब्त हुई है, और ये इसी लायक हैं। भाई आप ये देखिए ना कि कांग्रेस ने किस तरह की साजिशें रची थी हरियाणा पर फिर से अपना वर्चस्व स्थापित करने के लिए और सत्ता में आने के लिए। वो 13 महीने का आंदोलन चलवाया, पूरा इनका डिजाइन किया हुआ था, और उसको कहां कहां से फंडिंग हो रही थी वो भी हम कई बार बता चुके दर्शकों को। फिर ये पहलवान बेटियों को लाकर के जंतर मंतर पर बैठा दिया, 2 किस्तों में यहां आंदोलन करवाया। और जब जिस दिन नई पार्लियामेंट का लोकार्पण हो रहा था
वो बड़े गर्व का विषय था इस देश के लिए कि अंग्रेजों के द्वारा बनाई गई 1926 की पार्लियामेंट में ही अब तक हम बैठ रहे थे, उसी में हम कानून बना रहे थे, उसी में डिस्कशन हो रहे थे। लेकिन कम से कम आज़ादी के इतने सालों बाद, इतने दशकों बाद अपनी पार्लियामेंट बन रही है, तो उस पर पूरे देश को गर्व करने की जरूरत थी और पूरी दुनिया को एक मैसेज देने की जरूरत थी कि हम जो दास्ता की हमारे प्रतीक हैं उनसे बाहर निकल रहे हैं, डीकोलोनाइज कर रहे हैं चीजों को। लेकिन उस दिन भी हंगामा कराया गया इन पहलवान बेटियों के द्वारा। इसके बाद फिर ये शंभू बॉर्डर पर ला करके बैठा दिए, ला तो रहे थे दिल्ली, वो तो शंभू बॉर्डर पर रोक लिया मनोहर लाल खट्टर सरकार ने। तो ये सारी साजिशें कांग्रेस ने इसीलिए रची थी कि एक वातावरण ऐसा पैदा कर दिया जाए, और लोकसभा चुनाव में उसका फायदा भी मिल गया, उनको 5 सीटें तो मिल गई थी, और ये 5 सीटें इन्होंने संकेत मान लिए। और जो एक पूरा इकोसिस्टम है वो भी इस बार लगा हुआ था, पूरी ताकत झोंक दी उन्होंने, वो भी एक वातावरण बनाने में लगा हुआ था कि साहब इस बार तो कांग्रेस आ ही रही है 100%। आज तो आपने देखा हो तो योगेंद्र यादव का एक वीडियो आया है 5-1 मिनट का, और एक कांग्रेस की प्रवक्ता जी हैं सुप्रिया श्रीनेत, उनका भी एक वीडियो आया है। ये सारे के सारे अब वीडियो जारी करके अपनी अपनी नौकरी बचा रहे हैं क्योंकि इन सब ने बड़ा भ्रमित किया हुआ था राहुल गांधी को और इन सबको कि साहब इस बार तो हरियाणा में तो पक्का ही आ रहे हैं। आप देखिएगा हरियाणा इसके कांग्रेस के मीडिया डिपार्टमेंट में भी अब उठापटक होने वाला है। मुझे लगता है कि जयराम रमेश की भी छुट्टी होगी, क्योंकि ये सब जो है मिसगाइड करने वाले लोग हैं और एक गलत राह पर ले जाने वाले लोग हैं राहुल गांधी को। अब देखिए देर सबेर कब इन पर जो है, तो राहुल गांधी को गलत राह पे ले जाने के लिए किसी की आवश्यकता है क्या? कोई एक आदमी पॉइंट बना करके तो देने वाला होता है ना। अकल तो भगवान ने जितनी दी है उसका यूज वो खुद ही करते हैं, और ये भी खुद ही तय करते होंगे कि मुझे क्या करना है, क्या नहीं करना है, कहाँ जाना है, कहाँ नहीं जाना है। लेकिन कोई तो है पर्दे के पीछे से जो उनको कहता है कि जाकर के कुलियों का बैग जो है अपने सिर पर रख लो, या मोटरसाइकिल मैकेनिक बन जाओ, या खेत में जाकर के धान की रोपाई शुरू कर दो। कोई तो है गाइड करने वाला, और वो दौड़ पड़ते हैं वहां पर। तो ऐसे करने से आप किसान हो जाएंगे क्या, कुली हो जाएंगे क्या? या ट्रक ड्राइवर की बात सुन करके या लोको पायलट को बुला करके उसकी रिकॉर्डिंग करा करके, इससे ऐसा करके, और आप दलित के यहाँ जाकर के ये बताएं कि दलित क्या खाते हैं क्या नहीं खाते हैं, ये पूरे देश में किसी को नहीं पता, बस राहुल गांधी को पता है। तो ये सारी चीजें बहुत बचकानी लगती हैं। ऐसा लगता है कि एक वो हमारे मित्र हैं रूप चौधरी, वो एक बड़ा रोचक तरीके से उस किस्से को सुनाते हैं कि वो मेंढकी का बच्चा जो है वो बाहर बैठा हुआ था और बड़ी तेज बारिश हो गई, और अपनी मम्मी से कह रहा था कि मम्मी इतनी तेज बारिश मैंने जिंदगी में नहीं देखी। तो उसने कहा कि तेरी उम्र ही कितनी है, तो पिछली बारिश के बाद ही तो पैदा हुआ है, तू तो पहली बारिश देख रहा है। तो राहुल गांधी जहां भी जाता है ये पहली बारिश देखता है, और उसके बाद ये इतना अतिरेक पूर्ण तरीके से उन चीजों को व्याख्यात करता है जिसका कोई हिसाब किताब नहीं है। इनको लगता है कि किसानों के बारे में किसी को कोई जानकारी नहीं है, धान कैसे रोपाई की जाती है किसी को कोई जानकारी नहीं है। चूंकि मैं अब धान रोपाई कर रहा हूं तो और वीडियो बना रहा हूं, तो देश और दुनिया को पता लग रहा है कि धान की रोपाई कैसे होती है या कुली कैसे सामान अपने सिर पर उठा करके ले जाते हैं, मैंने बताया है तो दुनिया को पता उनको धान और गेहूं में अंतर पता है क्या? वो तो कहते हैं चावल की खेती करता हूं, चावल की खेती करते हैं वो, धान की नहीं करते। अब जो आदमी मूर्खतावश ये बात कह रहा है कि साहब जलेबी की फैक्ट्री लगवाओ जिसमें 50,000 लोगों को रोजगार मिलेगा, और यहां से अमेरिका को भिजवाओ, यहां से जापान को भिजवाओ, यहां से जर्मनी को भिजवाओ, क्या मतलब मूर्खतापूर्ण बातें हैं ये। इनका कोई सिर है ना पैर है, और लोग केवल मजाक उड़ाते हैं कि भाई इतनी भी जानकारी आपको नहीं है। बहुत ही इंटरेस्टिंग बात है। और एक और भी आपने ये
बात जो बोली, अब आप जब मैप देखें, जो हरियाणा का जो मैप है, उसमें हरियाणा में ये पूरा का पूरा जो जीटी रेड वाला जो एरिया है, पूरा का पूरा भगवा हुआ रखा है। मतलब एक भी सीट जो है वो अंबाला से जस्ट पहले तक ऐसी नहीं है जो इनको मिल गई हो। यहाँ से आप राई से शुरू कर दीजिए, जैसे ही आप निकलते हैं दिल्ली से, और पूरा चले जाइए, तो अब लडवा तक कोई भी ऐसा स्थान नहीं मिलता आपको जहां आपको कांग्रेस दिख जाए। उसके बाद जब आप अंबाला के पास पहुंचते हैं तब आपको थोड़ी कांग्रेस मिलती है। जी हाँ। नहीं, जीटी बेल्ट तो एक्चुअल में पहले से ही भारतीय जनता पार्टी का अपना एक स्ट्रांग पॉइंट रहा ही है, इसमें कोई दो राय नहीं है। इनके वीक पॉइंट जो हैं वो जो जाट बेल्ट है वही है। बाकी अहीरवाल बेल्ट जिसके बारे में इस बार कहा जा रहा था कि साहब कांग्रेस स्वीप कर जाएगी, वो फिर से भारतीय जनता पार्टी के साथ खड़ी है। दक्षिण में आपका फरीदाबाद है, गुड़गांव है, यहाँ तक के पलवल में भूपेंद्र सिंह हुड्डा के समधी करण सिंह दलाल बहुत बड़े मार्जिन से हारे हैं। 50,000 से भी बड़ी हार उनकी हुई है। तब तक उनका टिकट भी अनाउंस नहीं हुआ था, भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने जाकर के उनका नॉमिनेशन दाखिल करा दिया था। 33,000 से आ रहे हैं। जी हाँ। हाँ, एक समय जब मैं देख रहा था तो 50,000 से ऊपर की लीड हो गई थी, घट गई होगी बाद में। तो ये सारी चीजें जो हैं ये बताती हैं कि कांग्रेस हवा में थी। और संजय जी, हम तो कितनी बार आपस में चर्चा करते रहे, मजाक करते रहे कि जहां राहुल गांधी सीरियस हो जाते हैं, सीरियसली चुनाव प्रचार करते हैं, वहां भारतीय जनता पार्टी की बड़ी मौज रहती है और उनकी बड़ी संभावना बढ़ जाती है। तो वैसा ही अब यहाँ भी हुआ है। आप याद करिए, जिस समय इनकी वो भारत जोड़ो तोड़ो यात्रा चल रही थी तो ये हिमाचल नहीं गए थे। हिमाचल में कांग्रेस की सरकार बन गई थी आसानी से। ये कर्नाटक और तेलंगाना में भी बस टोकन के लिए ही गए थे तो वहां भी बन गई थी। अब यहाँ बहन भाई दोनों पहुंच गए हरियाणा में, और अच्छा खासा इन्होंने चुनाव प्रचार किया, रोड शो भी किया। एक दिन नारायणगढ़ से चले, अंबाला होते हुए थानेसर, कुरुक्षेत्र तक पहुंचे। और वो पूरी बेल्ट अभी आप बता ही रहे थे नक्शा देख करके कि वहां क्या हुआ। हालांकि कुछ जो है, जैसे आपने बताया ही, जो ओपी धनखड़ और कैप्टन अभिमन्यु खेत रहे, उसी तरह से यदि आप देखें तो अनिल विज भी बहुत समय तक पीछे चल रहे थे। और राव इंद्रजीत सिंह की बेटी आरती, वो भी बहुत लंबे समय तक पीछे चल रही थी। वहां पे तो कांग्रेस तीसरे नंबर पे रही है ना, अंबाला कैंट में। वहां पे एक अंबाला कैंट में भी और अटेली में भी। हाँ जी। यहाँ पे जो लेडी सेकंड आई है, जिसने नाक में दम कर दिया अनिल विज की, कांग्रेस ने इसको दूसरी बार डिच किया है। 2019 में भी टिकट नहीं दिया था, आखिरी टाइम पे काट दिया, और इस बार भी इनका आखिरी टाइम पर टिकट कटा। जरूरत तो इस बात की जांच करने की है, जो अभी कुमारी शैलजा कह रही थी कि साहब जांच पड़ताल कराएंगे, उन कारणों का गहराई से अध्ययन करेंगे किस वजह से कांग्रेस हारी है। तो जो कैंडिडेट अनिल विज पर भारी पड़ रही थी उसको आपने टिकट नहीं दिया, और वो निर्दलीय चुनाव लड़ रही थी। और निर्दलीय कहां तक उन्होंने पीछा किया अनिल विज का। अगर कांग्रेस का टिकट मिल गया होता तो 100% अनिल विज को हरा चुकी होती वो। ऐसी कई जगह हैं, और 5 जगह तो ऐसी अब सामने आई गई हैं जहां पर आम आदमी पार्टी के जितने वोट मिले हैं केजरीवाल की पार्टी के कैंडिडेट को, वो अगर ना बढ़ते तो 5 सीटों पर कांग्रेस जो है वो जीत सकती थी। जीत सकती थी कि इसका नहीं? उल्टा भी है। आप अगर देखें, जगाधरी की सीट है जहां पर वो कांग्रेस का एक मुस्लिम कैंडिडेट जीता है, वो तो हिंदू वोटों के विभाजन के कारण जीता है। आम आदमी पार्टी का कैंडिडेट वहां 43,000 वोट ले गया, आदर्श पाल। सबसे ज्यादा वही मिले हैं आम आदमी पार्टी को, और उसके कारण भारतीय जनता पार्टी का कैंडिडेट हारा। तो ये चीजें दोनों तरफ काम करती हैं। ये कहना कि साहब कि आम आदमी का सारा वोट जो है वो उसने कांग्रेस का ही खींचा है, मुझे तो ये जगाधरी वाले किस्से के बाद तो उचित नहीं लगता।
ना ना, कांग्रेस का खींचा है ये नहीं, मैं ये कह रहा हूं कि अगर कांग्रेस और आम आदमी पार्टी चुनाव मिलकर के लड़ती तो जो वोट इन सीटों पर अभी आम आदमी पार्टी को मिलता हुआ दिखाई दे रहा है, हो सकता है वो कांग्रेस को चला जाता है। अभी जैसे ऊंचाना कला में देखो ना, ऊंचाना हम्म। कला में चौधरी बीरेंद्र सिंह के जो बेटे हैं पूर्व आईएएस विजेंद्र, वो हम्म। 32 वोटों से हारे हैं केवल, और वहां पर आम आदमी पार्टी के कैंडिडेट को करीब करीब 2,500 वोट मिले हैं, 2495 वोट मिले हैं। असंध में भी जो कांग्रेस का कैंडिडेट है वो 2306 वोटों से हारा है, और आम आदमी पार्टी के कैंडिडेट को वहां पर 4,000 से ज्यादा वोट मिले हैं। डबवाली में जो मार्जिन है हार का कांग्रेस का, वो 610 वोट का है, और वहां जो आम आदमी पार्टी का कैंडिडेट था वो करीब 6,500 वोट ले गया। तो अगर कुछ वोट भी इधर शिफ्ट कर जाती है और ये मिलकर लड़ते तो हो सकता है कांग्रेस 37 के बजाय 40 तक पहुंच जाती। तो ये है मामला। जी। तो साथ में आपने ये भी देखा कि एमएसपी का कोई असर नहीं पड़ा, बल्कि एमएसपी वाले तो जो है आपके पंजाब के इस समय तो वो तो बिचौलियों के विरुद्ध आंदोलन कर रहे हैं। पहलवान का कोई फर्क नहीं पड़ा, अग्निवीर का कोई फर्क नहीं पड़ा। तो ये जो पूरा का पूरा इन्होंने किसान जवान पहलवान वाला नैरेटिव बनाया था वो तो पूरी तरह से फेल हो गया। तो इसका मतलब ये हुआ कि भाई जनता जो है वो जागरूक हो रही है, और उसको ये पता था कि भाई खर्ची पर्ची वाला जो मामला आएगा वो इन सब चीज़ों में जो भी यदि हम कुछ नाराज़गी भी है हमारी, वो उससे पूरी की पूरी उल्टी हो जाएगी। संजय जी, मेरा आकलन ये है कि एक तो डैमेज कंट्रोल काफी किया है भारतीय जनता पार्टी ने। ये जो 13 महीने का आंदोलन था, जिस तरीके से खापों के सहारे यहाँ पर भीड़ जुटाई गई किसानों की, 24 फसलों का एमएसपी हरियाणा में खट्टर सरकार दे रही थी और बाद में उसको कंटिन्यू रखा नायब सैनी ने। 24 फसलों का एमएसपी देश के और किसी राज्य में नहीं दिया जा रहा है। 24 फसलें ये खरीदते ही खरीदते हैं, तो इनका एमएसपी वाला तो कुंद हो गया। ये जो पहलवान वाला मामला था, ये केवल एक कुनबे की बात है। एक कुनबे में भी एक परिवार तक सीमित होकर के बात रह गई, क्योंकि महावीर फोगाट जो गीता और बबीता के पिताजी हैं वो इनके अगेंस्ट हैं। इस मामले में भी वो चुप रहे और गीता बबीता भी चुप रही। बल्कि गीता का तो एक ट्वीट आ गया था जब ये पेरिस से हार करके आई, और उसने छल छद्म की बात कही थी कि आज नहीं तो कल आपको छल करने का फल मिल जाता है। इसका मतलब ये है कि फोगाट फैमिली के भीतर ही इनके तौर तरीकों को, इनके प्रपंच को अच्छा नहीं माना गया। वो जिस तरीके से पेरिस गई उसको भी अच्छा नहीं माना गया। ये जिस तरीके से जंतर मंतर पर बैठी, और क्यों बैठी अब तो समझ में आ रहा है सबकी। हम तो तब भी कह रहे थे कि ये कांग्रेस के इशारे पर बैठी हुई हैं, क्योंकि वहां पर कुर्सी बिछवा करके भूपेंद्र हुड्डा बैठे रहते थे आकर के, सतपाल मलिक आकर के बैठने लगे थे, दीपेंद्र हुड्डा तो वहां थे ही, अरविंद केजरीवाल पहुंच जाते थे, राकेश टिकैत, नरेश टिकैत, ये चढ़ूनी, चौधरी बीरेंद्र सिंह, ये सारे के सारे पहुंच रहे थे। यानी मोदी विरोधी जमात वहां बैठी हुई थी। तो ये इसलिए एक्सपोज हो गए कि हरियाणा के ही दूसरे पहलवान इनके साथ नहीं थे। तो दो विषय तो सीधे सीधे इस तरीके से, वो जैसे आजकल इजराइल ईरान की मिसाइलों को आसमान में ही उड़ा देता है, ऐसे ही भारतीय जनता पार्टी ने इनके मसले उड़ा दिए। अग्निवीर का जहां तक मसला था, तो अग्निवीर का भी यही हुआ है। अग्निवीर पर भी डैमेज कंट्रोल कर लिया, और राजनाथ सिंह भी गए, दूसरे लोग भी गए, उन्होंने कहा, और अमित शाह ने तो जाकर के ये कह दिया कि जितने भी अग्निवीर 4 साल की सेवा के बाद आएंगे उनकी गारंटी हम लेते हैं कि उनको सर्विस मिलेगी और सरकारी सर्विस मिलेगी। तो इनका वो मामला भी जो है वो टाई टाई फिस हो गया।
तो बहुत सारे मोर्चों पर एक्चुअल में इनकी घेराबंदी ऑलरेडी कर दी गई थी। तो ये इनके जितने भी तीर ये चला रहे थे वो सटीक बैठ नहीं पाए, और जितनी घटनाएं मैंने शुरू में गिनाई थी उन घटनाओं के चलते भी एक रिएक्शन ओवरऑल एज हिंदू हरियाणा की जनता की तरफ से इस बार दिखाई दिया है। और उस घटना को भी ना भूलें हम लोग, इनके वो गोगी से लेकर के नीरज शर्मा तक सबने नौकरियां बांटनी शुरू कर दी थी और ये कहना शुरू कर दिया कि हमारी सरकार बन गई तो पहले अपना घर भरेंगे, फिर रिश्तेदारों का घर भरेंगे, उसके बाद फिर ऊपर पहुंचाएंगे। तो ये सारी चीजें भी लोगों को डरा गई। उनको लगा कि यार पिछले 10 साल में तो मेरिट पे नौकरी मिल रही थी, अब इनकी वो खर्ची पर्ची फिर शुरू हो जाएगी, यानी जाटों के बच्चों को ही नौकरी मिलेंगी, बाकी तो किसी को मिलेंगी नहीं। तो सब यूनाइट हो गए। तो आइए आज की चर्चा को अब यहीं पर विराम देते हैं। सभी दर्शकों को बहुत बहुत धन्यवाद। और ओंकार जी आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद। जय बहुत हिंद, जय धन्यवाद। भारत, वंदे मातरम। जय हिंद। जय हिंद।